ये कहानी एक ऐसे आदमी की जिसे ज्यादातर लोग अनपढ़ और गवार कहकर ताने मारते थे। ये कहानी है विजय सालगनोकर की और उसकी फैमिली की, जो कि अपने छोटे से केबल बिजनेस के दम पर अपनी एक अच्छी लाइफ बिता रहे थे। लेकिन जब एक दिन अचानक से एक बड़ी मुसीबत उसकी फैमिली पर आती है, तब कैसे वो मिडिल क्लास आदमी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके पूरी पुलिस फोर्स को उसके आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी शुरू होती है विजय सालंगवाकर के इर्द गिर्द, जो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है, जिसकी फैमिली में दो बेटियां और उनकी पत्नी है। बेटी का नाम अंजू, छोटी बेटी का नाम अनु और पत्नी का नाम नंदिनी है। विजय का टीवी केबल का बिजनेस होता है। विजय अक्सर अपना ब्रेकफास्ट मार्टिन अंकल के रेस्टोरेंट पर करते हैं। मार्टिन अंकल का रेस्टोरेंट पुलिस स्टेशन के ठीक सामने होता है, जिससे विजय की पुलिस वालों से अच्छी दोस्ती होती है। एक बार विजय और उसकी पूरी फैमिली पणजी जाने का प्लान बनाते हैं और वो पणजी में घूमने के लिए जाते हैं। वो वहां पर बहुत एंजॉय करते हैं। यहीं विजय की बड़ी बेटी अंजू विजय से नेचर कैंप में जाने की परमिशन मांगती है, तो विजय खुश होकर उसको परमिशन दे देता है। अंजू नेचर कैंप में जाती है। वहां पर कुछ आवारा लड़के भी होते हैं, जो कि वहां पर लड़कियों की फोटो खींचते हैं और बदतमीजी करते हैं। लेकिन अंजू इन सब से दूर होकर एंजॉय कर घर आ जाती है। उसके बाद एक सैम नाम का लड़का अंजू के घर आता है। उसे देखने पर अंजू को याद आता है कि उसने इस लड़के का नेचर कैंप में देखा था। वो भी किसी दूसरे स्कूल का स्टूडेंट है और यहाँ वो अंजू को उसका एक डर्टी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है। दरअसल उसने नेचर कैंप में अंजू का एक वीडियो बना लिया था, तो इसके बेसिस पर वो अंजू को ब्लैकमेल करना शुरू करता है और उससे जोर जबरदस्ती करता है और उसे उसके घर के पीछे रात में 11 बजे मिलने को बुलाता है। अंजू बाहर तो आ जाती है, लेकिन अपनी माँ को साथ में लाती है। अंजू और उसकी माँ सैम से वो वीडियो डिलीट करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब सैम इसके लिए मना करता है तो इनके बीच झड़प हो जाती है। यहाँ अंजू और सैम के बीच झड़प हो जाती है, इतने में उसकी माँ भी वहां होती है। गलती से अंजू मोबाइल पर रॉड मारने की जगह सैम के माथे पर रॉड मार देती है, जिससे सैम की मौत हो जाती है और यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने लगती है। अगली सुबह जब विजय उसके घर आता है तो वो देखता है कि फर्श पर खून पड़ा है और उसकी बेटियां और पत्नी रो रहे होते हैं। इसके बाद विजय अपना दिमाग लगाना शुरू करता है और यहीं से कहानी में सस्पेंस क्रिएट होता है। जैसे कि विजय को क्राइम मूवी देखना बहुत पसंद था और वो लंबे समय से क्राइम की मूवीज देखता आ रहा है, जिससे उसको क्राइम के बारे में बहुत नॉलेज हो चुकी थी। उसको ये समझ में आ गया था कि उसकी बेटी और पत्नी के हाथ अनजाने में सैम का मर्डर हो चुका है, जिसकी लाश को उन दोनों ने मिलकर अपने गार्डन में ही गाड़ दिया है और अब विजय को अपनी फैमिली को बचाना है। उसे पता था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो होगी ही, तो वो सारे सबूत मिटाने की कोशिश करता है। सबसे पहले विजय अपनी पत्नी और बेटी से कहकर उस कमरे को अच्छे से साफ करवाता है जहां सैम का कत्ल हुआ था। यहीं उसे सैम के टूटे हुए मोबाइल से निकली हुई सिम दिखाई देती है, जिसे विजय अपने पास रख लेता है। हम देखते हैं कि विजय की पत्नी और बेटी अभी भी बुरी तरीके से डरे हुए थे। इसके बाद विजय अपनी फैमिली को समझाता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक किसी के लिए भी घर का दरवाजा मत खोलना। ये कहते हुए विजय वहां से निकल जाता है। पहले तो विजय सबकी नजरों से छिपते हुए सैम की गाड़ी का लॉक खोलता है और इसी दौरान सब इंस्पेक्टर गायतोंडे की नजर विजय पर पड़ती है। वो उसे गाड़ी में बैठते हुए देख लेता है। जब विजय सैम की कार को कहीं ले जा रहा था तो इसी दौरान उसे एक दीवार पर स्वामी चिमनियानंद के सत्संग का एक बड़ा सा पोस्टर दिखाई देता है, जो कि आज ही के दिन खत्म होने वाला था। इसके बाद विजय एक मोबाइल शॉप पर रुककर अपने लिए एक सेकंड हैंड फोन खरीदता है, जिसमें वो दुकान वाले के हाथों ही सैम का सिम कार्ड डलवाता है और उस फोन को ऑन कर देता है। रास्ते में ही विजय उस मोबाइल को एक कपड़े में लपेटकर किसी लॉन्ग रूट पर जा रहे एक ट्रक में फेंक देता है। विजय सैम की गाड़ी को लेकर दूर के एक तालाब में गिरा देता है। गाड़ी को ठिकाने लगाने के बाद विजय सीधा अपने ऑफिस में पहुंचता है। वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि कल मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर पणजी जा रहा हूँ एक सत्संग में, और घर लौटने पर विजय को यह बात पता लगती है कि सैम गोवा के आईजी का बेटा है। सैम की मां मीरा देशमुख गोवा की इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। सीन यहीं कट होता है और हम विजय को मुस्कुराते हुए देखते हैं। वो मुस्कुराते हुए अपनी फैमिली के साथ डिनर टेबल पर बैठता है। उसे इस तरह मुस्कुराते देख उसकी पत्नी और बेटी हैरान होकर उससे सैम की मौत के बारे में सवाल जवाब करने लगते हैं। इस पर विजय हंसते हुए पूछता है, कौन लड़का, कौन सैम? वो कहता है कि मैं किसी सैम वैम को नहीं जानता और आज के बाद सबके साथ ऐसे ही पेश आना होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। विजय अपनी फैमिली को समझाता है कि हमारा डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके बाद विजय के कहने पर ही उसकी फैमिली पणजी में होने वाले सत्संग के लिए निकल जाते हैं।
लेकिन जैसे कि वो सत्संग तो कल ही खत्म हो चुका था, इसलिए वहां से सामान उठाया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी विजय अपनी फैमिली को लेकर कुछ देर वहां बैठता है और एक नॉर्मल वेकेशन की तरह वो अपनी फैमिली को शहर में घुमाता है। वो अपनी फैमिली को बताता है कि तुम्हें पुलिस के सवालों के जवाब कैसे देने हैं। वो दोनों बेटियों को भी हिम्मत देता है और कहता है कि पुलिस तुमसे उल्टे सीधे सवाल जवाब पूछेगी और झूठ भी बोलेगी, लेकिन तुम्हें अपने जवाब पर अड़े रहना है। वो बार बार अपनी फैमिली को समझाता है कि तुम्हारा डर ही उनका हथियार है, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है और उनके सवालों का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से देना है। इसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू होती है और एंट्री होती है आईजी मीरा देशमुख की। मीरा देशमुख इन्वेस्टिगेशन में समीर की कार को ढूंढ लेती है। उसके बाद वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ आता है कि उसके बेटे के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि सैम को आखिरी बार विजय के घर के आसपास देखा गया था और वो सब इंस्पेक्टर गायतोंडे भी अपने सीनियर्स को बताता है कि उसने एक पीले रंग की कार में विजय को जाते हुए देखा था, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। इसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस अंजू के स्कूल में जाती है और वो उससे पूछताछ भी करती है, लेकिन अंजू बिना डरे पुलिस के सवालों का जवाब देती है। जैसे कि पुलिस को पता लगा था कि 2 तारीख के बाद से ही सैम कहीं गायब है, इसलिए पुलिस उससे पूछती है कि आखिर 2 तारीख को तुम कहाँ थी। तो वो बिना डरे कहने लगती है कि 2 तारीख को तो मैं अपनी फैमिली के साथ पणजी के एक सत्संग में गई थी और 3 तारीख को ही हम लोग वापस आ गए। इसके बाद पुलिस विजय के घर जाती है और दोनों से पूछताछ करने लगती है, लेकिन उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगता। सभी को यही लगता है कि गायतोंडे जानबूझकर विजय को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद फिर से आईजी मीरा के कहने पर विजय की फैमिली से एक एक करके पूछताछ करती है और उनकी और गायतोंडे की बातें सुनने के बाद मीरा को शक होता है कि कहीं ये लोग हमें कोई कहानी तो नहीं सुना रहे। इसलिए मीरा के कहने पर उन सभी लोगों को बुलाकर पूछताछ की जाती है जिन जिन लोगों से विजय 2 तारीख को मिला था। पुलिस ये जानकर थोड़ा हैरान होती है कि आखिर इन सभी को इतने अच्छे से कैसे याद है कि विजय 2 तारीख को ही पणजी गया था, क्योंकि अब तक सैम को गायब हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका था। और पुलिस के पूछने पर उन्हें समझ आता है कि कुछ दिन पहले ही विजय इन सब से मिला था और इन सबको उसने याद दिलाया कि 2 अक्टूबर को वो पणजी के सत्संग में गया था। मीरा अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन काफी इन्वेस्टिगेशन करने पर भी वो विजय की बातों को झूठा साबित नहीं कर पाती। मीरा के पति को भी यही लगने लगता है कि विजय एक शरीफ इंसान है और वो सच बोल रहा है। लेकिन कुछ देर बाद ही मीरा को रियलाइज होता है कि जो भी बिल्स और सीसीटीवी फुटेजेस उन्होंने अब तक देखे हैं, उससे ये साबित तो होता है कि विजय 3 तारीख को पणजी में था, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा पक्का सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि विजय 2 तारीख को भी पणजी में ही था। उसे समझ आता है कि विजय ने 2 तारीख को पणजी में होने वाली बात जानबूझकर लोगों के दिमाग में बैठाई, लेकिन असलियत में वो किसी और दिन अपनी फैमिली के साथ पणजी में गया। मीरा अपने पति को बताती है कि वही चीजें हमें याद रह जाती हैं जिसे हमने अपनी आंखों से देखा हो। आगे मीरा अपने पति को अपनी थ्योरी बताना शुरू करती है। मीरा बताती है कि 3 तारीख को ही उसने सैम की गाड़ी को दूर एक तालाब में गिराया था और इसी दिन उसने जानबूझकर ऐसे सबूत प्लांट किए जिससे कि पुलिस को लगे कि असलियत में वो 3 तारीख को अपनी फैमिली के साथ पणजी में था और अपनी फैमिली को लेकर के वो 4 और 5 तारीख को अपनी फैमिली को लेकर पणजी में गया, क्योंकि असलियत में उसने और उसकी फैमिली ने वो 2 दिन पणजी में गुजारे थे। इसलिए उनका बयान लेते वक्त किसी की भी जुबान नहीं फिसली। लेकिन उन लोगों ने हमसे सिर्फ एक बात झूठ कही कि वो लोग 2 और 3 तारीख को पणजी में गए थे, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलने के कारण आईजी मीरा देशमुख बहुत परेशान हो जाती है और सैम के फ्रेंड से भी पूछताछ करती हैं। तो उसे पता लगता है कि सैम ने अंजू का डर्टी वीडियो बनाया था जिसके चलते उसके बेटे के साथ कुछ हुआ है। इसके बाद मीरा देशमुख विजय और उसकी फैमिली को रिमांड पर लेती है बिना किसी परमिशन के और वहां पर पूछताछ शुरू करती है। शुरू में तो विजय और उसकी फैमिली कुछ नहीं बोलते, तो पुलिस उनको बहुत मारती है और सच निकलवाने की कोशिश करती है। लेकिन जब पुलिस उसकी छोटी बेटी अनु से जोर जबरदस्ती से पूछताछ करती है तो उसकी छोटी बेटी कहती है कि सैम की लाश उनके घर के गार्डन में है। उसके बाद पुलिस वहां पर खुदाई करती है पर उन्हें वहां सैम की जगह किसी जानवर की लाश मिलती है। ये सब देखकर पुलिस वालों के साथ साथ विजय की पूरी फैमिली भी हैरान हो जाती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि विजय को पहले से ही पता था कि पुलिस उनसे सच उगलवाने के लिए कुछ भी करवा सकती है, तो विजय ने पहला काम तो ये किया था कि लाश को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था और उसके बाद अपने साले से कहकर सारी मीडिया को इस केस के पीछे लगा दिया था, जिससे एन मौके पर मीडिया और बहुत बड़ी संख्या में जनता विजय के घर के बाहर इकट्ठी हो गई थी। जब पुलिस वालों को वहां जानवर की लाश मिली तो भड़की हुई जनता सब इंस्पेक्टर गायतोंडे को मारने लगती है
उसके बाद आईजी मीरा देशमुख भी परेशान होकर इस्तीफा दे देती है। सीन यही कट होता है और आखिरी बार विजय को अकेले में मिलने के लिए मीरा देशमुख और सैम के फादर आते हैं। मीरा देशमुख विजय से पूछती है कि कहाँ है मेरा बेटा, लेकिन विजय के पास कोई जवाब नहीं होता, जिस कारण वो उन दोनों से माफी मांग लेता है और डायरेक्ट न बात कर एक कहानी के माध्यम से वो सैम के इस दुनिया में न होने की बात बताता है। वो कहता है कि हमारी हंसती खेलती फैमिली में कोई बिना बुलाया मेहमान आ गया था और एक घटना होती है जिसमें वो बिन बुलाया मेहमान हम सभी से बहुत दूर चला जाता है। ये सब सुनकर मीरा रोने लगती है और वो वहां से चली जाती है। आखिर विजय ने सैम की लाश को कहां दफनाया था, ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ था। काफी बार पूछने पर भी विजय अपनी फैमिली को भी इस बारे में नहीं बताता और जब आखिरी में विजय थाने में हाजिरी देने के लिए जाता है तो एक नया पुलिस वाला उससे कहता है कि बहुत घमंड हो रहा होगा तुझे, जो तूने पूरी गोवा पुलिस को नचा दिया। इसके जवाब में विजय कहता है कि मैं तो पुलिस की रिस्पेक्ट करता हूँ और पुलिस को जनता का साथी मानता हूँ। पुलिस वाला कहता है कि जब भी मुझे सैम की लाश मिलेगी उस दिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो विजय हंसते हुए कहता है कि जब तक ये पुलिस स्टेशन है तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर हमें समझ आता है कि जिस पुलिस स्टेशन में वो बैठा होता है उसी में उसने सैम की लाश को दफनाया था। जब सैम का कत्ल हुआ था उस वक्त इस पुलिस स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और अब ये नया पुलिस स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हर एक सीन में सरप्राइज है। इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा रियल लगती है। आखिर तक ऑडियंस भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिर विजय ने सैम की लाश को कहां छिपाया होगा। बॉलीवुड में ऐसी कहानी बहुत कम देखने को मिलती है जिसमें ऐसा दिमाग घुमा देने वाला सस्पेंस हो। और आपको ये कहानी कैसी लगी और आप इस एक्सप्लेनेशन को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस मूवी के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन एंजॉय आवर प्लेलिस्ट, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।